व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी पर भड़के CM मोहन यादव, कह दी बड़ी बातें। अमेरिकी दबाव में सीजफायर, संजय सिंह ने लिखे PM मोदी को चिट्ठी। तो खबरें विस्तार से। संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर बड़ा हमला किया। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इन पर जरा सा दबाव पड़ता है और ये पीछे हट जाते। उधर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशारा किया और इन्होंने जी हुजूर करके सीजफायर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास गवाह है, यही BJP RSS का चरित्र है। ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। उन्होंने कहा कि 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी को जो करना था वो उन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सरेंडर करने वाले लोग नहीं थे। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग थे। KC वेणुगोपाल जी, हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, मध्य प्रदेश के सीनियर नेता, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है? तो आज मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ BJP और RSS जो इसको मानती नहीं है और इसको खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और देश को आस्ते आस्ते देश का वो गला घोट रहे हैं। तो पहली लड़ाई संविधान की है। एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा, और दूसरी तरफ RSS जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं। दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय की। जीतू ने कहा, जाति जनगणना के बारे में बोला। पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में मैंने देश से वायदा किया था कि कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा। ये BJP RSS वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी।
ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं। चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं। ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं। ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते हैं। मैं आपको तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। 2 मॉडल हैं जाति जनगणना के, एक तेलंगाना का मॉडल और दूसरा बीजेपी का बिहार का मॉडल, और जो उनकी सोच का मॉडल है। तेलंगाना में जाति जनगणना कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में बंद कमरे में सवाल चुने गए, ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दिया। तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से सवाल पूछा, दलितों के संगठनों से, आदिवासी के संगठनों से, उनके नेताओं से, और हमने उनसे पूछा कि देखिए हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप इस सर्वे में कौन से सवाल चाहते हो। 3.5 लाख लोगों ने हमारी प्रोसेस में एक साथ मिलकर सवाल निकाले, और उसके बाद बिहार में सेल्फ रिपोर्टिंग था। अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोलो। तेलंगाना में हर व्यक्ति, हर परिवार के घर में सरकार के ऑफिसर्स गए और उन्होंने उनसे सवाल पूछे। नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। जाति जनगणना में क्या पता लगा। तेलंगाना का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, आप हैरान हो जाओगे। तेलंगाना का जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, सीईओज, सीनियर मैनेजमेंट,
कंपनी के मालिक, इन सब की लिस्ट में आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। तेलंगाना में जो भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार देती है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 5% लोगों को मिलते हैं। उसमें ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है। यह सच्चाई है। हम कहते हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। दलितों की आबादी 15%, पिछड़ों की आबादी कम से कम 55%, आदिवासियों की आबादी 9%, माइनॉरिटीज 15%, सब जोड़ लो 90% बनता है। इनकी भागीदारी नहीं है। और वही चुने हुए अमीर लोगों को सारा का सारा दिया जाता है। उसी लिस्ट में कॉर्पोरेट सेक्टर की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें आपको गरीब जनरल कास्ट का भी कोई नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, उबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकालो, जो खाना डिलीवर करते हैं उनकी लिस्ट निकालो, और उसमें आपको पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी सब मिलेंगे। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 90% का और दूसरा चुने हुए लोगों का 5-7% का। बड़ी बड़ी बातें होती हैं सुपर पावर बनेंगे, ऐसे कोई सुपर पावर नहीं बनता है। जब तक हम हर हिंदुस्तानी की शक्ति का नहीं प्रयोग करेंगे तो ये देश सुपर पावर छोड़ो आगे नहीं जा सकता है। यह सच्चाई है। जो भी सपने देखने देख लो, कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जब ही आगे बढ़ता है जब इस देश की पूरी शक्ति का प्रयोग होता है, जब सब लोगों को लगता है कि हमारी भी भागीदारी है, हमारा भी भविष्य है, हम भी आगे जा सकते हैं। आप मीडिया देखो, पूरी लिस्ट निकाली मैंने, मालिकों की लिस्ट, रिपोर्टर्स की लिस्ट, एंकर्स की लिस्ट। मुझे दलित एंकर का नाम बता दो, मुझे पिछड़े वर्ग के एंकर का नाम बता दो, मुझे आदिवासी एंकर का नाम बता दो, नेशनल मीडिया में बता दो कौन है, मुझे बता दो। जुडिशियल सिस्टम में जाओ, वहां आपको 90% नहीं मिलेंगे। मीडिया में आपको अंबानी जी की शादी दिख जाएगी, डांस गाना दिखेगा, मगर किसान भूखा मर जाए, मजदूर मर जाए, कभी नहीं दिखाई देगा। और पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जा रहा है। डिफेंस की इंडस्ट्री देखो, वहां आपको अदानी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में माइनिंग देखो, वहां आपको अदानी मिलेगा। अदानी की सड़कों पे चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका, सीमेंट भी उसका, और कोई है ही नहीं। मतलब इन 2-3 लोगों को छोड़कर ऐसा लगता है कि इस देश में कोई बिजनेस वाला रहा ही नहीं। उधर अमेरिका में केस लगा हुआ है अदानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में जो भी ये करना चाहता है कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी का दोस्त है। तो हो क्या रहा है?
90% को परे कर दिया, गरीब जनरल कास्ट को परे कर दिया, और सारे के सारे बिजनेस यही 5-6 लोगों को दे रखे हैं। नाम आप जानते हो। और ये क्या करते हैं, आप मुझे बताओ, अदानी बनाता क्या है? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अदानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है, यह अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जहां भी देखो, आप किसी भी युवा से पूछो, भैया क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं। क्या काम करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है और इससे छुपा नहीं जा सकता, चाहे मीडिया कुछ भी कहे। देश की सच्चाई है कि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता और इस देश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। अगर आपको बिजनेस चलाना है हिंदुस्तान में, या आपका नाम अदानी हो या अंबानी हो, नहीं तो आपके लिए डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, या फिर आप उनके लिए जाके काम करो। जाति जनगणना पूरे देश को दिखा देगा इस देश में किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। किसी को चोट लगती है, आपका कभी फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने आपको सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले बोला देखो भैया दिखा दो, एक्सरे करा दो। आपने उनसे कहा नहीं मैं नहीं कराऊंगा एक्सरे। अगर आप कहते मैं नहीं कराऊंगा तो डॉक्टर आपको क्या कहता? फोर्स करता। और अगर तब भी नहीं करते तो फिर लंगड़ाते हुए चलते रहते, और डॉक्टर कहता यार ये तो मतलब पागल है ना। तो मैं यही कह रहा हूं, पूरा देश जानता है कि दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को जबरदस्त चोट लग रही है। मैं सिर्फ कह रहा हूं देखो भैया एक्सरे करा लो, देख लेते हैं कि है क्या। शायद पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शायद जाति जनगणना के बाद पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर में हर वर्ग के लोग हैं, जुडिशरी में हर वर्ग के लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर अगर एक्सरे से पता लगा कि टांग टूटी हुई है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि अगर जाति जनगणना हो गया तो ये इनका जो अदानी अंबानी वाला मॉडल है ये वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश को पता लग जाएगा कि 90% को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये 5-10% को सारा का सारा हिंदुस्तान का धन जा रहा है, और जनता अपने आप खड़े होकर उसको रोक देगी। ये लड़ाई चल रही है। और तेलंगाना मॉडल जो है
वो जाति जनगणना करने का सही मॉडल है। तो हम जो चाहते हैं, जो जाति जनगणना होगा, चाहे मोदी करे या कांग्रेस पार्टी करे, वो तेलंगाना मॉडल वाला जाति जनगणना होगा। थोड़ी सी मध्य प्रदेश की बात करता हूं। देखिए, यहां पे इस स्टेट में कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के विचारधारा के जो लीडर्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। ये भरा पड़ा हुआ है। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है। मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। ये हमारी सेना है। ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा, और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी।
जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो ये बदलाव लाना है। गुजरात में हमने नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने। दिल्ली से ऑब्जर्वर आए, एआईसीसी से ऑब्जर्वर आए। गुजरात के नेताओं के साथ वो हर डिस्ट्रिक्ट में गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, नेताओं से बात की, जिनको कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर कहा जाता है उनसे भी बात की, और नाम चुनकर उन्होंने दिल्ली भेजे। मैं 2 लिस्ट देख रहा था, पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें अच्छे लोग नहीं थे, और उनको फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो हम किसी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जो यहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने वो 2 लिस्ट देखी, जमीन आसमान का फर्क है। एक लिस्ट कहना नहीं चाहिए, मगर सीनियर नेता के असिस्टेंट, और दूसरी लिस्ट में पोटेंशियल फ्यूचर गुजरात की लीडरशिप। वही हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। और अगर हम ये नया बदलाव ला रहे हैं तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं रुक सकता है। ये एक कदम है। इसके बाद हम ब्लॉक और जो गांव तक का लेवल है, लोकल बॉडी का लेवल है, वहां भी जाएंगे। मगर मैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, और सचमुच में इसी कमरे से बनेंगे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और आप अच्छी तरह सुनिए। जो लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनेंगे, वो ही इस पार्टी को मध्य प्रदेश में भविष्य में चलाएंगे। कैसे? जो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो पुराना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा नहीं होगा। फर्क क्या होगा मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से नापेंगे। वोट बढ़ रहे हैं, हां या ना? लोकल बॉडी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में वोट बढ़े या घटे, हां या ना? दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आक्रमण होता है, किसी दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग को, गरीब जनरल कास्ट को, महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, माइनॉरिटी को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, कांग्रेस पार्टी क्या वहां खड़ी मिली या नहीं मिली? और तीसरा, न्यू जनरेशन लीडरशिप, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर, क्या उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वर्कर के बीच में अच्छा संबंध है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबको एक साथ लेकर आगे चल रहा है या अपनी ही राजनीति कर रहा है? ये उसकी जिम्मेदारियां हैं। मगर जिम्मेदारी बिना पावर नहीं दी जा सकती है। मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, मैंने आपको माइक दे दिया, और ये जो कांग्रेस पार्टी में हम करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं।
तो अगर हम आपको माइक दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 440 का करंट होना चाहिए। और 440 का करंट हम कैसे देंगे? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा उसकी आवाज लोकल बॉडी के कैंडिडेट्स को चुनने में, एमएलए के कैंडिडेट्स को चुनने में और लोकसभा के कैंडिडेट्स को चुनने में सुनाई देगी। अगर कोई सोचता है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अलग कर दे और वो कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ेगा तो वो आज के बाद गलतफहमी में है। तो हम 55 लीडर चाहते हैं मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए हम 55 लीडर को चुनना चाहते हैं। ये हमारे ऑब्जर्वर्स का काम है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, ब्लॉक का काम शुरू होगा, पंचायत लेवल का काम होगा, वार्ड लेवल का काम शुरू होगा। मगर ये एक बहुत गहरा कदम लिया जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो और मैं जानता हूं कि आपको कितना फ्रस्ट्रेट किया जाता है। मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और जो भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करेगा, जो भी कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके साथ मैं खड़ा मिलूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मानो ना मानो, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपने मन बना लिया, सिर्फ इस कमरे ने और किसी ने नहीं, जिस दिन इस कमरे में 20% लोगों ने मन बना लिया कि यार बीजेपी को उधेड़ के फेंकना है, उस दिन बीजेपी का आप परे कर दोगे। मेरी जितनी भी जरूरत होगी, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, आखिरी बात भूल गया मैं, सबसे जरूरी बात, कांग्रेस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का मेरा, वेणुगोपाल जी का दरवाजा 100% खुला मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। राहुल गांधी जी ने जो बढ़ती अगली खबर की ओर। राहुल गांधी पर भड़के सीएम मोहन यादव। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि गांधी की बयानबाजी और व्यवहार न केवल उनकी अपनी इज्जत खराब करता है, सीएम ने राहुल गांधी को अपनी बुद्धि का सृजन करने की नसीहत भी दी। यादव ने कहा है कि राहुल गांधी की बयानबाजी और व्यवहार न केवल उनकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि भारतीय संस्कारों के भी खिलाफ हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि इसीलिए तो राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं। आखिर वे परिपक्व कब होंगे? यह बयान तब आया है जब हाल ही में राहुल गांधी भोपाल दौरे पर थे और उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज़फायर पर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब कराते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ, कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने देखा है और उनके नेतृत्व में सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत खराब की है, दुनिया इस बात को मानती है। उनके दल के सांसद दुनिया में जाकर के बात कर रहे हैं।
और वो नादान तरह की बात करके अपने एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी के लेकर के, मैं मन में सच में मेरे मन में तो बड़ी निराशा भी है। और ये हमारे प्रदेश में तो ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करता है। इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करूंगा कि राहुल को माफी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं, उनके अपने व्यवहार के जो भाव है वो भाव ही बताते हैं कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। और वैसे उनके साथ वाले जो ताली बजाते हैं इस बात पे लेकर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। बढ़ती अगली खबर की ओर, अमेरिकी दबाव में सीजफायर संजय सिंह ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। संजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर को लेकर आए कई सार्वजनिक बयानों और ट्वीट्स के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई खंडन या स्पष्टीकरण नहीं है। इसी चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जनता का भरोसा खत्म हुआ है। संजय सिंह ने मांग की है कि प्रधानमंत्री विशेष सत्र में ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर पर देश को जानकारी दे और संवैधानिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बहाल करे। ऐसा न होने के कारण भारत की संप्रभुता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जनता का भरोसा खत्म हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर, कभी मैं राहुल गांधी को चाहता था लेकिन संजय निरुपम ने निकाली भड़ास, बोले कांग्रेस बन गई गाजा। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा है कि जब नेता अपनी पार्टी के नेताओं को घोड़ा कहने लगे और उन्हें घोड़ों की अलग अलग प्रजातियों में वर्गीकृत करने लगे तो अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस में बाकी नेताओं के लिए कितना सम्मान है। संजय निरुपम ने पोस्ट में आगे लिखा है कि एक समय मैं राहुल गांधी से प्यार करता था, अब सोचता हूं कि समझ में नहीं आता है कि उन्हें ये सब घटिया विचार कौन देता है। इस तरह की अहंकार भरी बातों से पार्टी पुनर्जीवित नहीं होगी बल्कि और बिखर जाएगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस गाजा बन गई है और राहुल गांधी इजराइल यह कांग्रेस के विनाश का संकेत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, बस्तर नक्सलवाद के नासूर से कराह रहा है। नक्सल पीड़ितों ने सरकार से इस समस्या को जल्द खत्म करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में बीते 3 दशक से भी ज्यादा समय से नक्सलवाद का नासूर लोगों की जिंदगी को लील रहा है। मंगलवार को जगदलपुर में माओवाद के विद्रूप चेहरे पर चर्चा हुई। बीजिंग से बस्तर कार्यक्रम में नक्सलवाद के खतरे को लेकर लोगों और राजनेताओं ने अपनी राय रखी। इस दौरान नक्सल पीड़ितों ने सरकार से नक्सलवाद पर प्रहार की मांग की और इस समस्या का जल्द अंत करने की गुजारिश की। बस्तर संभाग के सभी जिलों से जुटे लोग नक्सलवाद के खतरे को लेकर नक्सल पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया। भैया नक्सलवाद या जिस तरीके से हुआ है वो अब स्वयं को माओवादी कहलाना भी पसंद करते हैं। माओवाद क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है उसको एक बार समझने और जानने की ज़रूरत है। तो 1989 में बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में जो मैसिकर हुआ था उसको समझने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। आप कह रहे थे जवानों को छूने से करंट लगता है। गजब का जोश है, गजब का उत्साह है, जवानों की भुजाओं की ताकत गजब है। जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं भैया, आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे और नक्सलियों दोनों से? नक्सलियों से उम्मीद का मसला नहीं है, उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, वो वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूर्णतः इस विषय के साथ कि एक गोली नहीं चलाना चाहती। केंद्र की सरकार माननीय अमित शाह जी एक गोली नहीं चलाना चाहते, सब चाहते हैं पुनर्वास हो। तो इनसे मैं इतना ही सोचता हूँ कि पुनर्वास करें। और दूसरा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बस्तर का उनका प्रवास होगा तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नौजवानों के बीच में बड़ा उत्साह है। अमरजीत भगत जी बोल रहे हैं कि हम भी बजरंगबली के भक्त हैं। अमरजीत भगत बोल रहे हैं। मैंने उनको अगर देर से याद आया होगा तो भी कोई बात नहीं, अभी भी उनका स्वागत है। भैया जो आज कार्यक्रम हुआ, स्वाभाविक है, एक बीजिंग से बस्तर तक जो एक प्लेटफॉर्म जो नई युवा पीढ़ी जो आई है आज, एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? निसंदेह है। मैं इसीलिए मैंने सबसे पहला एड्रेस नौजवानों को किया। नौजवानों को ये ध्यान आना चाहिए, ये माओवाद है क्या, ये कैसे होता है। कहीं किसी ने शिगुफा बनाकर रखा है कि ये कहीं गरीबों के लिए लड़ते हैं, इस तरह की कोई बात फैला कर रखी है। मसला स्पष्टता यह है
कि ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, और जब सरकार वैसी बनती है तो वही सरकार होती है जो चीन में है। भैया सुदीप्तो जी आए हैं क्या बस्तर में माओवाद को लेकर फिल्म बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो क्या उसकी सारी शूटिंग बस्तर में होगी? इसके लिए सरकार अब वो सुदीप्तो जी बताएंगे। सर हैदराबाद में कुछ लोग शांति से बैठक कर रहे हैं। मैंने बड़ी स्पष्टता से इस बात के भी लिए कहा है कि जो बस्तर के दर्द में कभी खड़ा ना हुआ हो, बस्तर के दुख में कभी शामिल ना हुआ हो, आज हैदराबाद में बैठ करके और 4 लोग बैठ जाएं, फिर केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, ये डायरेक्शन देंगे, ये स्वीकार नहीं है। उन लोगों से कोई बात, कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। हाँ, माओवादी चाहेंगे तो निश्चित बात होगी, लेकिन छुट्टियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। से नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, लेकिन वहाँ उस आड़ में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, सड़क काफी जो है निम्न स्तर के बन रहे हैं। आप जो सड़कों के गुणवत्ता के विषय में आज चिंता कर रहे हैं, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। सर, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं कि बीजापुर जैसी घटना? अरे क्यों नहीं होगी भाई, आदेश हो चुका है, उसमें आदेश हो चुका है। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने उस पर आदेश किया हुआ है। नहीं, मैं नहीं कहता डर या नहीं है या इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ आग्रह करता हूँ, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। नक्सली मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें, और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार उनका रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करने तैयार है। पर आप स्टडी भी कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनकी स्ट्रैटेजी तो नहीं? अब ये उनके मन में जो भी होगा विषय में नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि वो मुख्यधारा में आए। क्या टेबल टॉक के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? टॉक ऑन सिंगल पॉइंट और टॉक ऑन मल्टीपल पॉइंट, वी फॉलो टॉक ऑन मल्टीपल पॉइंट्स। सर, आज बस्तर मॉडल पे आपने चर्चा किया कि बस्तर मॉडल पे ही विकास होना चाहिए, ऐसे मतलब क्या क्या सोच रहे हैं और कैसे उस पर काम चल रहा है? मैंने आपसे कहा जिसमें अधिकतम जन सहभागिता हो, उस तरह से मॉडल डेवलप करके बस्तर के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, सभी के द्वारा, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के द्वारा और बस्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी। तो इस पे काम अभी चालू हो चुका है सर, बस्तर मॉडल कैसे होगा? मैंने कहा कि कोई भी एक विषय जो आगे बढ़ेगा उसमें अधिकतम जन सहभागिता हो, ऐसे मॉडल डेवलप किए जाएंगे। जो बचे हुए कमांडर हैं वो लोकेट हैं, आपने कहा था कि वो चिन्हांकित कर लिए। आईजी साहब का इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे ध्यान में है सब कुछ। सर, अभी उनका काम है, वो बताएंगे आपको। सर, माओवादी है तो जंगल बचा हुआ है, ऐसी चर्चा है। अरे मैंने आपको शुरू में ही बताया भाई, दुनिया में और भी अमेजन के जंगल में माओवादी नहीं है भाई, कैलिफोर्निया के जंगल में माओवादी नहीं है भाई, कनाडा के जंगल में माओवादी नहीं है भाई, यूरोप के जंगल में माओवादी नहीं है, साइबेरिया के जंगल में माओवादी नहीं है, अफ्रीका के जंगल में माओवादी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में माओवादी नहीं है। तो ये शिगुफा क्यों मन में पाल कर कोई बैठता है? सुप्रीम कमांडर की हत्या हो जाना, एलिमिनेशन हो जाना, या 100, 200, 300 माओवादियों की खत्म हो जाना, ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये बंदूकधारी जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन लड़ाई, मैंने मेरी बातों पे भी बोला, लड़ाई बंदूक का नहीं है, लड़ाई विचार की है, इंटेलेक्चुअल लड़ाई है, और ये काफ़ी गंभीर लड़ाई है, क्योंकि वो किसके साथ लड़ाई है वो चेहरा आपके सामने नहीं है, उनको आप जानते हैं उनकी सोच से, तो लड़ाई तो कठिन है। दादा, आप क्या दोबारा जो है एक फिल्म देखेंगे क्या बस्तर के दर्द को लेकर? और क्या जरूर करता रहूँगा, जैसे जैसे मैं बस्तर द नक्सल स्टोरी बनाया, ऐसे और बनाते रहेंगे बस्तर पे बनेगी। मुझे लगता है कि लड़ाई अब एक क्लाइमेक्स पे और जा रहे हैं। बस्तर की बदलाव आज से शुरू नहीं हुई, 2012-2013 में शुरू हुई, रास्ता बनना शुरू हुआ। ये बोला जाता है कि बस्तर की रास्ता डामर से नहीं, खून से बनता, शहीदों की खून से बना है। सो जो आज रास्ता बना था, इसकी वजह से सुरक्षा बल जा पा रहे हैं। सो बदलाव बहुत पहले से शुरू हुई थी, लेकिन ये एक डिटरमाइंड माइंड से जो काम कर सकते हैं, उसकी नतीजा है बसवराजू की एलिमिनेशन। दादा बस्तर में आपके दिमाग में है? हाँ, जरूर है। वो सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, आई मीन जो माओवादी जो समस्या है, उसके आम तौर पे जो भारत पूरे देश की जो इश्यूज है, उसके बारे में करने का इच्छा तो है। बढ़ती अगली खबर क्या, नागपुर में नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़, फर्जी कागजातों पर बनाई गई थी कंपनी। शहर में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर नकली दवाएं बनाई जा रही हैं। पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा होने के बाद रॉबिन उर्फ हिमांशु विजय कुमार तनेजा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कोर्ट जमानत पर रिहा करने के लिए जिला सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की गई। कोर्ट ने कड़ी
कई कड़ी शर्तों के आधार पर रॉबिन को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है। इस पूरे मामले में न केवल नकली दवाओं का निर्माण किया गया बल्कि सरकारी टेंडर में हिस्सा लेकर इसकी सप्लाई भी सुनिश्चित की गई। लेकिन फॉरेंसिक जांच में नकली दवाओं का खुलासा होते ही पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो गया है। मुंबई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दवा का नमूना नकली है। इस मामले में जांच के दौरान पता चला है कि जिस बॉक्स कॉटन में दवाइयां सप्लाई की गई थी उस पर निर्माता का नाम मेसर्स रिफेंट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड GRDC गांधीनगर लिखा हुआ था। बढ़ते अगली खबर क्या है। राहुल ने जूते पहनकर दादी इंदिरा को दी पुष्पांजलि। बीजेपी बोली यह इटली की संस्कृति। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल दौरे पर थे। उनके दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी PCC मुख्यालय में जूते पहनकर दादी इंदिरा की प्रतिमा में पुष्पांजलि की। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल ने अपनी दादी का अपमान किया है। भारतीय परंपरा है कि किसी महापुरुष या दिवंगत पर पुष्पांजलि देते हैं तो जूते उतारते हैं। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं किए बल्कि फेंके। यह इटली की संस्कृति है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी भोपाल में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए। उन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं मालूम, हमारी पुरातन परंपरा नहीं मालूम। जब आज उन्होंने अपनी दादी इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित किए तो उन्होंने जूते नहीं उतारे। जूते पहनकर पुष्प अर्पित करने की जगह पुष्प फेंककर प्रतिमा पर पुष्पों को फेंका। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मैंने ट्वीट किया है उसका वीडियो, जिसमें अलग दिख रहा है कि राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जबकि हमारे यहाँ तो हर महापुरुष की यदि प्रतिमा पर फोटो पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है, पुष्पांजलि दी जाती है, तो उसका सम्मान किया जाता है। ये निश्चित रूप से उन्होंने इंदिरा जी का अपमान किया है और पुष्पांजलि में पुष्प अर्पित किया जाता है, उन्होंने फेंक कर पुष्प चढ़ाए हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि भोपाल छोड़ने के पहले राहुल गांधी इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इटली की ये संस्कृति यहाँ नहीं चलेगी। आज मुझे जानकारी आई कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने इस लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जो अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी सरकारों के माध्यम से दिल जीता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति में लगातार आगे बढ़ रही है। और जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से हमारा मध्य प्रदेश तो आज़ादी के तुरंत बाद से पूरे देश में सबसे पहले विजय पाने वाले, ऐसी नगर पालिका से लगाकर सरकार बनाने वाले राज्य में है। तो यहाँ हमारे अपने इस राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी। लेकिन मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः अभिनंदन। बढ़ती अगली खबर क्या? धारावी की पुनर्वसन का रास्ता साफ। पुनर्वास के लिए अदानी को मदर डेयरी की जमीन। लगभग 600 एकड़ में फैली एवं 10 लाख की आबादी वाली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्वसन का रास्ता अब साफ हो गया है। धारावी की पुनर्वसन के लिए कटिबद्ध नजर आ रही है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कुर्ला में स्थित मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए हस्तांतरित करेगी। इसके लिए पूर्व निर्धारित समझौते की शर्तों में सरकार संशोधन करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में संशोधन करने के निर्णय को मंजूरी मिल गई है। धारावी पुनर्विकास में 8.5 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। इनमें से 5 लाख पात्र परिवारों का पुनर्वास धारावी क्षेत्र में किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर।
एसीबी का एक्शन, क्लासरूम कंस्ट्रक्शन मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भेजा समन। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एंटी करप्शन ब्रांच ने दोनों नेताओं को क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। इससे पहले इसी मामले में एसीबी ने दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। यह घोटाला 12,748 क्लासरूम और इमारतों के निर्माण को लेकर सामने आया है, जिसका खुलासा एसीबी की जांच में हुआ है, जिसके मुताबिक क्लासरूम को अर्ध स्थायी संरचना के रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल होती है, लेकिन इसकी लागत आरसीसी क्लासरूम्स के बराबर निकली। एसीबी ने इसे लेकर ही दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गडकरी ने दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना तथा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बुधवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मौजूदा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और शहर दोनों जगह सत्ता में होने का हवाला देते हुए कहा है कि डबल इंजन सरकार दिल्ली के लोगों को लाभान्वित कर रही है। गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में NHAI की 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जारी है। शिवमूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड तक 7 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने का काम जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल में एनडीआरएफ की टीम ने किया संवेदनशील इलाकों का मुआयना। केरल में मानसून का आगमन हो गया है और इसके साथ ही देश में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है, वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर कमांड इंस्पेक्टर प्रशांत जीसी के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम ने इडुक्की जिले के देवीकुलम तहसील के उन संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया जहां भूस्खलन की आशंका है। टीम ने तहसीलदार देवीकुलम से मुलाकात की और आगे टीम के साथ विभिन्न स्थानों पर तहसीलदार और गांव के अधिकारी भी मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल में पाला बदल का खेल शुरू। तृणमूल में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और पाला बदल का खेल शुरू हो गया है। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर मालाकर और औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। शंकर मालाकर का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए उत्तर बंगाल में बड़ा धक्का माना जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगाई और तृणमूल नेता कार्तिक साहा सहित लगभग 3 दर्जन से अधिक तृणमूल कांग्रेस समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए। शंकर मालाकार 2011 से 2021 तक माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक थे। वे करीब 20 साल तक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के भीतर उनकी संगठनात्मक शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। शंकर मालाकार का कांग्रेस छोड़ना चुनाव से पहले अधीर चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।